हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं 12th में और जिनको 6 मार्च को क्लास 12 फिजिक्स का पेपर देना है, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स के 5 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन मैं आज बताने वाला हूं जो हर साल आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन की मैंने यहां पे एक सीरीज बना रखी है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन देखो भैया, ये तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसको नहीं पढ़ोगे तो आपका 2-3 नंबर कट जाएगा भैया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको जरूर पढ़ के जाना है। मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन को आज बताने वाला हूं। 6 मार्च को फिजिक्स का पेपर देने जाने से पहले इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि ये टॉप रेटेड क्वेश्चन है और ये कोई फर्स्ट वीडियो नहीं है। इससे पहले भी मैंने 2-3 क्लासेज आपको प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। यानी कि फिजिक्स के जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं और ये आगे ऐसे ही चलती रहेगी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लो भैया, न्यूमेरिकल है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। और 5 नंबर क्वेश्चन भी हमारा एक न्यूमेरिकल है, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो ये पांचों क्वेश्चन आज हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चंस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो बस आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर वाले सारे क्वेश्चन रहेंगे। बस इन 5 प्रश्नों को पढ़ लो भैया, हर साल एग्जाम में आते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। और अब होगी फिजिक्स की बेहतरीन तैयारी, 6 मार्च को जाके छाप के आओगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, एक एक क्वेश्चन अपने लिस्ट से हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। बाय द वे, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये चैप्टर 5 से है, यानी कि जो चुंबकत्व एवं द्रव्य चैप्टर है, ये उस चैप्टर का क्वेश्चन मैंने यहां पे लिया है। उसके बाद हमारे चैप्टर 6 के क्वेश्चंस होंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पहले हम इसी क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्योंकि फर्स्ट नंबर पे यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि चुंबकत्व के परमाणुवीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्नों में डायरेक्टली पूछा जाता है 2 नंबर में कि चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल क्या है, इसकी व्याख्या करनी है। तो हम लोग यहां पे हेडिंग डालेंगे खूब प्यारा सा, चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल। और इसमें लिखेंगे, थोड़ा चित्र मैंने बना दिया, इसको समझना है क्या। इसमें देखो, यहाँ पे एक नाभिक है, इसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है, कक्षीय परिक्रमण हो रहा है। तो पहले इसको समझो, इसी के अकॉर्डिंग हम इस चित्र को भी समझेंगे। देखो, प्रत्येक पदार्थ असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ है ना, उसमें बहुत सारे परमाणु होते हैं और पदार्थ जो है वो असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है, मतलब बहुत ज्यादा परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित नाभिक होता है, जिसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। होगा क्या, जो परमाणु होता है ना, उसके केंद्र पे एक धनावेशित नाभिक पाया जाता है और इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। मतलब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इतना समझ में आया, कुछ है नहीं। ये इलेक्ट्रॉन कक्षीय परिक्रमण के अतिरिक्त अपनी धुरी पर भी घूमते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे ऐसे तो घूमेंगे, देखो ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये कक्षीय परिक्रमण भी करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन मान लो है तो ये अपनी धुरी पर भी ऐसे घूमता रहता है। और जब ये अपनी धुरी पर ऐसे घूमेगा ना, तो इसे चक्रण बोलते हैं, इसे हम लोग स्पिन बोलते हैं। मतलब हर एक परमाणु जो होता है उसमें एक धनावेशित नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये कक्षीय परिक्रमण तो करते ही हैं, साथ में ये अपनी धुरी पर भी ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, जिसको हम चक्रण बोलते हैं। इतना समझ में आया। अब चूंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन आवेशित होता है, अतः कक्षीय अथवा चक्रण गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक धारावाही लूप या चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। यानी कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो कक्षीय परिक्रमण कर रहा है, जो चक्रण कर रहा है, ये जो होगा ना, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये एक धारावाही लूप या चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। देखो, ऐसे ही आपको लिखना है, ये कोई रटने वाली चीज नहीं है कि आप रट लोगे काम हो जाएगा। इसको ऐसे लिखना पड़ेगा एज इट इज, ठीक है। आगे देखो, इसी कारण परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। और यही कारण है कि परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ही धुरी पर चक्रण करते रहते हैं। और जब चक्रण करेंगे तो ये जो है एक धारावाही लूप या चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा और इसी कारण परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण का जो अधिकांश भाग है 90%, वो इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के कारण होता है। यानी कि जो परमाणु होता है इसमें जो चुंबकीय आघूर्ण है ना, इसका 90% भाग ये चक्रण के कारण होगा। अपनी धुरी पर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इसके कारण चुंबकीय आघूर्ण का अधिकांश भाग इसी के कारण होता है। और कक्षीय परिक्रमण के कारण
आघूर्ण बहुत कम होता है, यानी कि जो ये कक्षीय परिक्रमण इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं इनके कारण जो आघूर्ण होगा वो सिर्फ 10% होगा, और जो अपनी धुरी पर ये चक्रण करते हैं इसके कारण जो आघूर्ण होगा वो 90% होता है। बस यही है मेरे भाई चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल। मतलब हर एक पदार्थ एक परमाणु से मिलकर बना होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, मैं सिंपल बता रहा हूं, धनावेशित नाभिक होता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है कक्षीय चक्रण करते रहते हैं, कक्षीय परिक्रमण करते रहते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर भी घूमते हैं जिसको चक्रण हम लोग बोलते हैं। और जो ये इलेक्ट्रॉन चक्रण करता है ना, इस चक्रण गति करता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है एक धारावाही लूप या चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, और इसी कारण परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण जो ज्यादातर है वो चक्रण के कारण उत्पन्न होता है, लगभग 90%। बाकी जो 10% है वो कक्षीय परिक्रमण के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। इसी को बोलते हैं चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल। बस हो गया मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। पूरा प्रयास मैंने किया, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए ध्यान से। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बस हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं भैया। ये क्वेश्चन नहीं, ये वरदान है। दूसरा क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दूसरा क्वेश्चन, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। देखो चैप्टर का नाम ही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो आपको फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखने हैं, ठीक है। दो नियम इन्होंने दिया था, हम दोनों नियम को लिखेंगे। कितना इंपॉर्टेंट है, कितना स्पेशल ये क्वेश्चन है, आप खुद देख सकते हो आपके सामने। तो देखो ध्यान से, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, ठीक है। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के निम्नलिखित दो नियम दिए हैं। एक आपका है भैया प्रथम नियम। अब भैया पहला नियम जो होगा उसको प्रथम नियम ही बोलेंगे, एक होगा आपका द्वितीय नियम, ये नीचे है। तो सबसे पहले हम प्रथम नियम को समझते हैं, कुछ खास इसमें है नहीं। देखो, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। मतलब यही आपका नियम है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। अगर परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। अगर परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा भी बहने लगेगी। यह धारा केवल तभी तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। अब चुंबकीय फ्लक्स क्या है भैया? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे, जैसे विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स बोलते थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर समझने का हम लोग प्रयास करेंगे तो देखो, ये आपका ले लीजिए एक मैग्नेट है भैया, ये ले लीजिए एक मैग्नेट है, ठीक है, एक चुंबक है। अब चुंबक है भैया तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक नॉर्थ यानी कि उत्तरी ध्रुव, एक साउथ यानी कि दक्षिणी ध्रुव। अब इसी के सामने आपका एक कुंडली रखा हुआ है, देखो ध्यान से, ठीक है, ऐसे कुछ करके एक कुंडली रखा हुआ है, ये देखो, ठीक है, एक कुंडली रखा है। अब अगर चुंबक है भैया तो चुंबक रहेगा तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। आप सभी को पता है भैया, चुंबक रखा है तो चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता ही होता है। अगर चुंबक है उसके पास कोई लोहे का सामान ले जाओगे ना तो वो अपनी ओर उसको आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है, अगर विपरीत होगा तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इससे क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे ऐसे निकलने लगेंगी। ये देखो, ये सब चुंबकीय बल रेखाएं इसी चुंबक से ही निकल रही हैं, ये देखो, ये चुंबकीय बल रेखाएं निकल गई, ठीक है। अब चुंबकीय बल रेखाएं जो हमारी निकली हैं इन्हीं की संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। इसको बोलेंगे चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। और ये जो आपका भैया है, ये जो मैंने बनाया इसको बोलेंगे कुंडली, कुंडली, ठीक है। तो क्या कहा गया था, देखो यहां पे हमने एक चुंबक लिया भैया, इधर एक कुंडली है, चुंबक के पास कुंडली को मैंने रख दिया, तो चुंबक से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इससे चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। चुंबकीय बल रेखाएं जो निकलेंगी इस कुंडली से होकर गुजरेंगी, और जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं इन्हीं की संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। तो जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, मान लो ये चुंबकीय फ्लक्स इससे निकल रहा है, अगर हम इस परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो इसमें जो है एक विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। अगर परिपथ बंद होगा तो इसमें प्रेरित धारा भी बहने लगेगी। ये धारा केवल तभी तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। देखो चित्र बनाने की कोई खास जरूरत उसमें नहीं है, आप इतना लिख दोगे जितना मैंने लिखा
लिखा है तो आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन चित्र मैंने बना दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चित्र बना रहेगा तो थोड़ा आप ही लोगों के लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो फिगर अगर आप लोग बना लेते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये आपका हो गया है प्रथम नियम, कुछ है नहीं, ये जो ऊपर लिखा है यही उठाकर लिख दोगे, काम हो जाएगा। समझ में आया। द्वितीय नियम समझना जरूरी है। द्वितीय नियम हमारा है प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। हमने बताया कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में हम परिवर्तन करेंगे तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कहा गया दूसरे नियम में कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है, जो ई है, वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होगा। यानी कि E इक्वल टू हमारा हो जाएगा इसके अनुसार चुंबकीय फ्लक्स के ऋणात्मक दर के बराबर। तो चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं, देखो यहां पे निगेटिव लेंगे क्योंकि ऋणात्मक दर है, तो माइनस डेल्टा फाई से इसको डिनोट करते हैं चुंबकीय फ्लक्स को। तो माइनस डेल्टा फाई यानी कि चुंबकीय फ्लक्स के ऋणात्मक दर के बराबर होगा। दर का मतलब डेल्टा टी नीचे लिख देंगे, बस ये हो गया मेरे भाई, ये हो गया। E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो E है वो चुंबकीय फ्लक्स डेल्टा फाई की परिवर्तन की ऋणात्मक दर का मतलब आगे निगेटिव, आगे माइनस लगा देंगे, दर के बराबर होता है, यानी कि माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, ठीक है। अब एक चीज और समझिए, ये तो आपका हो गया। आप लोग कहेंगे सर जी डेल्टा फाई क्या है? ये है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। डेल्टा टी क्या है? ये है समय अंतराल में परिवर्तन। लेकिन 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 ध्यान दो, जैसे आपसे कहा जाए कि भैया इतना विद्युत चुंबकीय फ्लक्स इतना था, इतने से इतना वेबर हो गया, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लोग एक कंडीशन लें, मान लो यहां पे लिख देना डेल्टा फाई जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है, डेल्टा टी है समय अंतराल या समय अंतराल में परिवर्तन। अब मान लो भैया हमें दे दिया गया है, देखो डेल्टा फाई के जगह पर हम एक चीज और लिख सकते हैं, क्योंकि ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है, तो डेल्टा फाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं फाई टू माइनस फाई वन भी लिख सकते हैं, फाई टू माइनस फाई वन भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं बताओ? क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की बात की जा रही है। मान लो पहले इतना था फिर इतना हो गया, तो फाई टू माइनस फाई वन चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। अब डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं? समय अंतराल में परिवर्तन का मतलब टी टू माइनस टी वन लिख सकते हैं, टी टू माइनस टी वन, ठीक है। मतलब इतना समय था इतना हो गया। अब ये फॉर्मूला हमारा क्या निकल कर आएगा? डेल्टा फाई के जगह पर फाई टू माइनस फाई वन कर देंगे, डेल्टा टी के जगह पर टी टू माइनस टी वन कर देंगे, तो हमारा फॉर्मूला निकल कर आएगा E इक्वल टू, ये आपका मान लेना कि चूंकि ये इतना है, ठीक है, तो E इक्वल टू हमारा आएगा फाई टू, सॉरी आगे माइनस लगा देना, माइनस, ठीक है, माइनस फाई टू माइनस फाई वन, ठीक है, अपान टी टू माइनस T1, ठीक है। ये हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा इसी दूसरे नियम का। मतलब एक तो हमारा फॉर्मूला हो गया E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। अब चूंकि डेल्टा फाई के जगह पर हम फाई टू माइनस फाई वन लिख सकते हैं, डेल्टा टी के जगह पर टी टू माइनस टी वन लिख सकते हैं, तो E इक्वल टू माइनस फाई टू माइनस फाई वन अपान टी टू माइनस टी वन। ये इसलिए मैंने बता दिया ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको आसानी रहे, क्योंकि उसमें दिया रहता है इतना चुंबकीय फ्लक्स था इतना हो गया, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। एक फॉर्मूला और निकल कर आ सकता है, एक और फॉर्मूला होता है, लिख दो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या, ठीक है, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, तो यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा? यही वाला फॉर्मूला ऊपर वाला, देखो ये फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी हो जाएगा। यानी कि ये भी फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखना। E इक्वल टू हमारा हो जाएगा E इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, ठीक है। ये फॉर्मूला भी हमारा हो जाएगा भैया, ये भी फॉर्मूला होता है। जहां पे n है फेरों की संख्या ऊपर लिखा है, डेल्टा फाई आपको बताया ही, डेल्टा टी आपको पता ही है। तो दो तीन फॉर्मूले इसके हो सकते हैं। एक तो मैंने ये बताया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, तो E इक्वल टू ई है विद्युत वाहक बल, E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी।
अब मान लो डेल्टा फाइव की जगह पर फाइव टू माइनस फाइव वन कर दें, डेल्टा टी की जगह पर टी टू माइनस टी वन कर दें, तो ई इक्वल टू माइनस फाइव टू माइनस फाइव वन अपान टी टू माइनस टी वन। ठीक है, यदि कुंडली में फेरों की संख्या एन हो तो ई इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाइव अपान डेल्टा टी भी हम इसको लिख सकते हैं भैया, ये भी हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो आपका ये दूसरा नियम था, समझ में आ गया। तो ये फैराडे के दोनों नियम है, कुछ है नहीं। फर्स्ट में आप ये वाला नियम लिख दो और सेकेंड में आप लोग ये वाला नियम लिख दो, काम हो जाएगा। अभी इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे मेरे भाई। तीसरा क्वेश्चन ये रहा हमारा। ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन है, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन छोटा सा ही पूछा जाता है, 1 नंबर या 2 नंबर में, लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कहा जा रहा है कि स्वप्रेरण का अर्थ समझाइए तथा स्वप्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र लिखिए। तो स्वप्रेरण नाम से ही स्पष्ट होता है, स्वतः प्रेरण। स्वप्रेरण का मतलब स्वतः प्रेरण। ठीक है, ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं, ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। तो देखो स्वप्रेरण किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। अब मान लो ये जो हमारी कुंडली है, इसके चुंबकीय फ्लक्स में अगर हम लोग परिवर्तन करें तो इसी कुंडली में हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा दोनों उत्पन्न हो जाएगी। इसी घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं, क्योंकि वो स्वतः उत्पन्न होगी। तो किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मैं फॉर्मूला विमीय सूत्र बता देता हूँ। स्वप्रेरण गुणांक का जो विमीय सूत्र होता है लिख दो, अगर आता है तो लिख देना, ML2 टी के पावर माइनस टू ए के पावर माइनस टू, सब टू टू है मेरे भाई। ठीक है, ये स्वप्रेरण गुणांक का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, यानी कि विमीय सूत्र हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। 1 नंबर 2 नंबर में अक्सर ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो एक बार मैं पुनः आपको बताऊंगा कि स्वप्रेरण क्या होता है। किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र होता है ML2 माइनस टू ए के पावर माइनस टू, और यही आपका भैया फॉर्मूला हो जाएगा। एक अब आता है हमारा एक न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल को समझना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। और न्यूमेरिकल अक्सर आपके एग्जाम में, तो अगर फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं उसमें न्यूमेरिकल ना आए ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे केमिस्ट्री में रिएक्शन ना आए ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल ना आए ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको समझते हैं हम लोग, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है। एक कुंडली है जिसका स्वप्रेरण गुणांक दिया गया है 10 मिली हेनरी। इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकेंड से 5 एम्पियर से, ओ सॉरी, विद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में, ये समय दिया गया 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको दिया गया, तो ध्यान दो। हमें सबसे पहले स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी दिया गया, यानी कि L इक्वल टू हमें दिया गया है L इक्वल टू दिया गया है, L है स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, तो 10 गुणे 10 के पावर माइनस 3 ये हेनरी दिया गया है। ठीक है, इतना दिया गया, जो जो दिया गया उसको लिखो। अब हमें इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकेंड, यानी कि विद्युत धारा हमें दी गई है डेल्टा टी। डेल्टा टी हमें दी गई है 5 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड। अब भैया इसको सेकंड में पहले बदल देंगे तो मिली है, तो आप क्या करोगे भैया, 5 को 1000 से डिवाइड कर देना आप लोग। 5 को 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। अब जब 1000 से आप लोग डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। देखो 5 अपान 1000 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 अपान 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 के पावर प्लस 3 है, ऊपर जाएगा 10 के पावर माइनस 3 हो जाएगा, और सेकेंड हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड में आ जाएगा 5 इंटू 10 दी पावर माइनस 3 सेकेंड। तो ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू 10 दी पावर माइनस 3 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में देखो में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर धारा हो जाती है। तो धारा में परिवर्तन हम लोग निकालेंगे अगर डेल्टा आई, क्या लिखेंगे,
डेल्टा आई ही तो लिखा जाएगा, तो डेल्टा आई इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो रही है, तो 5 एम्पियर को I1 मान लेंगे, 15 एम्पियर को I2 मान लेंगे। अब चूंकि हमें धारा में परिवर्तन निकालना, तो I2 में से I1 घटा देंगे, तो ये 15 में से 5 हम घटा देंगे, तो हमारा ये फाइनली 10 एम्पियर आ जाएगा, 10 एम्पियर आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया, इसमें कुछ खास है नहीं, समझना जरूरी है। ठीक है, इतना आ गया। हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल हमें ई निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला लगाएंगे खूब प्यारा सा। देखो प्रेरित विद्युत वाहक बल लिखेंगे, प्रेरित, यही हमें निकालना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई इक्वल टू होता है -L डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है हमारे प्रेरित विद्युत वाहक बल का। इतना समझ में आया, E इक्वल टू -L डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। अब E इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, -L थोड़ा ऊपर इनको करता हूँ मैं, ठीक है, ताकि स्पष्ट रूप से मैं बता सकूँ, नहीं ऐसे रहने देते हैं क्योंकि वैल्यू भी दिखनी चाहिए। ठीक है, तो -L है, देखो L की वैल्यू ऊपर देखो 10 गुणे 10 की पावर -3 है, तो इसको माइनस पहले माइनस लगा देंगे, -10 गुणे 10 की पावर -3 हो गया। ठीक है, इंटू डेल्टा आई की वैल्यू है 10, तो इसको 10 कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया, 10 हमने कर दिया। उसके बाद भी देखो ध्यान से समझना चीजों को, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है, तो ये 10 हो गया, अपान हमारा हो जाएगा, देखो ध्यान से समझो, ये हमारा हो गया एल और डेल्टा आई। डेल्टा टी की वैल्यू है 5 इंटू 10 की पावर -3, 5 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, इतना हो गया। अब चाहे आप -3 को ऊपर ले जाए, चाहे यहीं से कट कर दें, देखो ये -3, 10 के पावर -3 ऊपर भी है, ये नीचे भी है, तो दोनों को हम कट कर देंगे, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये भी हो जाएगा, तो हमारा E इक्वल टू फाइनली आ जाएगा, देखो ये 10 है, ये 2 है, तो -10 गुणे 2 हो जाएगा। अब आपको समझ में आ ही गया कि E इक्वल टू जो हमारा होगा वो -20 वोल्ट, और यही हमारा आंसर भी होगा, यही हमारा आंसर भी आ जाएगा, -20 वोल्ट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, इसमें कुछ था नहीं, मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं। क्वेश्चन था कि एक कुंडली का स्वापरेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है, इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकंड से 5 एम्पियर, 5 मिली सेकंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो हमें स्वाप्रेरकत्व दिया गया था L 10 की पावर -3 हेनरी, 10 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी। डेल्टा टी 5 मिली सेकेंड था, इसको मैंने सेकेंड में बदला, तो 5 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड हो गया। डेल्टा आई चूंकि 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो रही थी, तो मैंने 15 में से 5 घटाया, 10 आ गया। प्रेरित विद्युत वाहक बल जो हमारा ई होगा, इसका फॉर्मूला होता है -L डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। -L की वैल्यू थी -10 गुणे 10 की पावर -3, मतलब 10 गुणे 10 की पावर -3 था, लेकिन माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया, इंटू डेल्टा आई जो था 10 था, और डेल्टा टी की वैल्यू थी 5 इंटू 10 की पावर -3, तो 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 कैंसिल, तो E इक्वल टू हमारा -20 वोल्ट आ गया, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हो महेश? चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया। हमारे लिस्ट में हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होगा, काफी स्पेशल न्यूमेरिकल ये भी है, और इस क्वेश्चन को हम अपने लिस्ट में सबसे नीचे रखे हैं। देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। अब ये कुछ उससे रिलेटेड है जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी फैराडे के विद्युत अपघटन के दूसरे नियम में, ये उसी से रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल है मेरे भाई। तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है, यानी कि सेकंड हमें दिया गया है 0.1 सेकंड, तो हम पहले डेल्टा टी लिखते हैं, ये हमें दिया गया है 0.1 सेकंड। ठीक है, सेकंड ये दिया गया है। अब देखो हमें क्या कहा जा रहा है कि इसमें 1 वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है क्या, चुंबकीय फ्लक्स। तो हम मान लेते हैं 1 वेबर वाले को मान लेते हैं, देखो 1 वेबर से 0.1 वेबर हो रहा है। ठीक है, 1 वेबर से 0.1 वेबर हो रहा है, तो 1 वेबर को हम मान लेते हैं 5 1, और 5 1 इक्वल टू लिख देंगे 1 वेबर, 1 वेबर। ठीक है, और 5 2 इक्वल टू हम लोग लिख देंगे 0.1 वेबर, 0.1
वेबर, ठीक है। ये हमने लिख दिया क्योंकि भैया एक वेबर से 0.1 वेबर हो रहा है तो इसको φ1 मान लो, इसको φ2 मान लो, ठीक है। अब हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकाल लेते हैं, यहाँ पे डेल्टा फाई निकाल लेंगे। अब चूंकि मैंने डेल्टा फाई का एक फॉर्मूला आपको बताया था, कैसे इसको निकालोगे डेल्टा फाई को, क्योंकि डेल्टा फाई इक्वल टू होता है φ2 माइनस φ1, मैंने बताया था अभी आपको φ2 माइनस φ1, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो डेल्टा फाई इक्वल टू हो जाएगा φ2 की वैल्यू है 0.1 और φ1 की वैल्यू है 1, ठीक है। तो ये हो गया। अब डेल्टा फाई इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.1 में से 1 को घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, देखो 0.1 में से हम 1 घटा रहे हैं तो 0.9 तो आएगा, लेकिन माइनस में आएगा, ये माइनस 0.9 वेबर आ जाएगा, माइनस 0.9 वेबर आ जाएगा। इतना समझ में आया? क्यों? क्योंकि 0.1 में से हम 1 घटा रहे हैं तो माइनस में आंसर आएगा। अगर 1 में से 0.1 घटाते तब तो ये प्लस 0.9 वेबर आता, ठीक है। इतना हो गया। अब हमें निकालना है प्रेरित विद्युत वाहक बल, हमें ई निकालना है। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे भैया वही वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल का। देखो प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो हमारा होगा वो हो जाएगा ई इक्वल टू, मैंने बताया था आपको फॉर्मूला मेरे भाई अभी अभी, माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था प्रेरित विद्युत वाहक बल का। चलो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझो, वैल्यू रख देंगे, काम हो जाएगा। तो ई इक्वल टू, देखो माइनस डेल्टा फाई है तो डेल्टा फाई की वैल्यू तो माइनस 0.9 वोल्ट है, तो इसको माइनस लिखेंगे और अंदर लिख देंगे माइनस 0.9, क्योंकि आगे माइनस लगा है और इसकी वैल्यू भी माइनस 0.9 है, अपान डेल्टा टी की वैल्यू है भैया 0.1 सेकेंड, तो इसको लिख देंगे 0.1, ठीक है। समझ में आ रहा? इसको साइड में करेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस होगा, तो ये 0.9 आ जाएगा अपान 0.1 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो विद्युत वाहक बल ई आएगा वो फाइनली आ जाएगा 9, क्योंकि 9/1 मतलब 9 वोल्ट, ठीक है, 9 वोल्ट। और यही हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई, यही हमारा आंसर भी होगा। तो मैंने आपको बताया कि भैया एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो डेल्टा टी हमें दिया गया है 0.1 सेकंड, φ1 1 वेबर, φ2 0.1 वेबर, डेल्टा फाई निकाल लेंगे, मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकालेंगे, तो φ2 माइनस φ1 हो जाएगा। डेल्टा फाई इक्वल टू 0.1 माइनस 1, डेल्टा फाई इक्वल टू माइनस 0.9 वेबर। अब विद्युत वाहक बल हमें निकालना था, तो हम वही फैराडे के विद्युत अपघटन के, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम लगाएंगे। ई इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, डेल्टा फाई की वैल्यू है माइनस 0.9, तो आगे माइनस लगा ही है, अपान 0.1, ये ब्रेकेट खुलेगा तो 0.9 अपान 0.1 होगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो ई इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9 वोल्ट, ठीक है। तो भैया ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और आज का जो हमारा स्पेशल क्लास है, जो टॉप 5 हाई रेटेड वाले क्वेश्चन थे, जिसको हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं, वो हमने यहाँ पे पढ़ लिया। देखो 1 2 3 4 5 करके, और हमारा ये आज का क्लास भी फिनिश हो जाएगा यहीं पर, ठीक है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? मैंने आपको 12th फिजिक्स के 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने बता दिए। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही मैं आपको और भी क्वेश्चंस की सीरीज प्रोवाइड करा सकूं, और इस बार 6 मार्च को आप लोग आग लगा के आए भैया, बहुत अच्छा नंबर लेकर आए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।